नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह। आज हम लोग राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य के बारे में पढ़ेंगे और विशेष रूप से राज्य में हम लोग उसकी परिभाषाएं देखेंगे कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा राज्य की क्या परिभाषाएं दी गई हैं। सर्वप्रथम हमें देखेंगे कि राजनीति शास्त्र राज्य का शास्त्र है, अर्थात राजनीति शास्त्र के अंतर्गत हम जिन भी संस्थाओं का अध्ययन करते हैं उन संस्थाओं में राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था है और विभिन्न विद्वानों के द्वारा राजनीति शास्त्र को राज्य का ही अध्ययन बताया गया है, जिसमें गार्नर की परिभाषा बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजनीति विज्ञान राजनीति शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य से होता है। अर्थात राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थाओं में एक है और चूँकि राजनीति शास्त्र का जन्म सर्वप्रथम यूनान में हुआ था, इसलिए हम लोग राजनीति शास्त्र के अंतर्गत जो राज्य की विभिन्न परिभाषाएं विद्वानों द्वारा दी गई हैं उसमें सबसे पहले हम लोग यूनानी राजनीतिक चिंतकों के राज्य के संबंध में दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हमें देखेंगे कि प्लेटो ने राज्य की क्या परिभाषा दी है। प्लेटो का यह मानना है कि राज्य एक ऐसा समुदाय है जिसमें मनुष्य की प्रतिभाओं को निखरने का सर्वोत्तम मार्ग मिलता है। प्लेटो ने राज्य को एक समुदाय माना है और ऐसा समुदाय है जिसमें मनुष्य की प्रतिभाओं को निखरने का सर्वोत्तम मार्ग मिलता है। राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तु ने राज्य की परिभाषा इस प्रकार दी है। अरस्तु के शब्दों में राज्य ऐसे परिवारों और ग्रामों का समूह है जो आत्मनिर्भर और समृद्ध जीवन व्यतीत करने के लिए संगठित किया गया हो। अरस्तु कहते हैं कि राज्य ऐसे परिवारों और ग्रामों का समूह है जो आत्मनिर्भर और समृद्ध जीवन व्यतीत करने के लिए संगठित किया गया हो। सिसरो ने राज्य की परिभाषा देते हुए लिखा है कि राज्य बहुसंख्यक समाजों का ऐसा संगठन है जो सामान्य अधिकारों और पारस्परिक लाभों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। सिसरो के अनुसार राज्य बहुसंख्यक समाजों का ऐसा संगठन है जो सामान्य अधिकारों और पारस्परिक लाभों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। सेंट ऑगस्टाइन ने राज्य के बारे में अपनी परिभाषा देते हुए बताया है कि राज्य ऐसे व्यक्तियों की समझौते द्वारा निर्मित संस्था है जिन्होंने अपना संगठन विधि और कर्तव्यों के प्रयोगों और पूर्ति के लिए तथा पारस्परिक संपर्क के लाभ की प्राप्ति के लिए बनाया है। सेंट ऑगस्टाइन का यह मानना है कि राज्य ऐसे व्यक्तियों की समझौते द्वारा निर्मित संस्था है जिन्होंने अपना संगठन विधि और कर्तव्यों के प्रयोगों और पूर्ति के लिए तथा पारस्परिक संपर्क के लाभ की प्राप्ति के लिए बनाया है। प्लूटार्क ने राज्य के बारे में लिखा है कि राज्य एक ऐसी संस्था विशेष है जो उच्चतम न्याय की स्थापना के लिए निर्मित की गई हो। प्लूटार्क के अनुसार राज्य एक ऐसी संस्था विशेष है जो उच्चतम न्याय की स्थापना के लिए निर्मित की गई हो। मार्सिलियो ऑफ पडुआ के अनुसार जिसमें आत्मनिर्भरता हो राज्य कहलाती है। मार्सिलियो ऑफ पडुआ ने राज्य की विशेषता यह बतलाई है कि जिसमें आत्मनिर्भरता हो राज्य कहलाती है। अब अभी तक हम लोगों ने प्राचीन और मध्ययुगीन राज्य की परिभाषाएं देखी थी। आधुनिक कालीन परिभाषाओं के अंतर्गत हम लोग जो है यह जानने का प्रयास करेंगे कि आधुनिक राजनीति विज्ञान के चिंतकों ने राज्य की क्या परिभाषाएं दी हैं।
आधुनिक राजनीति शास्त्र के जनक मैकियावेली ने राज्य को राजनीतिक विकास का आवश्यक तत्व बताया है। और इसी प्रकार लूथर ने जो एक ने राज्य के बारे में लिखा है कि शुद्ध राज्य केवल एक ऐसी संस्था है जो ईश्वर और जनप्रिय होती है। लूथर ने लिखा है कि शुद्ध राज्य केवल एक ऐसी संस्था है जो ईश्वर और जनप्रिय होती है। जीन बोधा, जिन्होंने सर्वप्रथम संप्रभुता की परिभाषा दी थी, बोधा ने राज्य के बारे में लिखा है, राज्य को परिभाषित किया है कि राज्य एक ऐसा साहचर्य है जो परिवारों और अन्य विषयों के संचालन में सर्वोच्च शक्ति एवं तार्किकता का प्रयोग करता है। बोधा ने राज्य की परिभाषा देते हुए लिखा है कि राज्य एक ऐसा साहचर्य है जो परिवारों और अन्य विषयों के संचालन में सर्वोच्च शक्ति एवं तार्किकता का प्रयोग करता है। आधुनिक उदारवाद के जनक ब्रिटिश समझौतावादी विचारक जॉन लॉक ने राज्य के स्थान पर कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है। जॉन लॉक के द्वारा राज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि उन्होंने कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है राज्य के स्थान पर। व्यक्तिवादी विचारक हर्बर्ट स्पेंसर, जो ब्रिटिश विचारक थे, हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य के बारे में लिखा है कि एक ऐसी व्यापारिक संस्था, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जो व्यक्तियों को परस्पर सुरक्षा का आश्वासन देती है। हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य को ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बताया है, यह ध्यान रखने वाली चीज है। और उन्होंने लिखा है कि एक ऐसी व्यापारिक संस्था जो व्यक्तियों को परस्पर सुरक्षा का आश्वासन देती है। ब्रिटिश अनुदारवादी विचारक एडमंड बर्क ने राज्य के बारे में लिखा है कि राज्य को काली मिर्च या कॉफ़ी, वस्त्र या तंबाकू अथवा इसी प्रकार की तुच्छ वस्तुओं के व्यापार के लिए किए गए व्यापारिक साझे सी कोई वस्तु नहीं समझना चाहिए। यह एक ऐसी साझेदारी है जो सर्वांगीण है। यह जीवन की समस्त कलाओं और विज्ञानों के लिए होती है। इस साझेदारी में संपूर्ण मानवीय गुणों और पूर्णत्व का प्रतिनिधित्व होता है। बर्क ने राज्य के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। ये कहा है कि राज्य छोटा मोटा साझेदारी नहीं होती है जो व्यापार के लिए गठित की गई होती है, बल्कि जो है उन्होंने कहा है कि राज्य एक ऐसी साझेदारी है जो सर्वांगीण है। यह जीवन की समस्त कलाओं और विज्ञानों के लिए होती है। इस साझेदारी में संपूर्ण मानवीय गुणों और पूर्णत्व का प्रतिनिधित्व होता है। अर्थात एडमंड बर्क ने यह दर्शाया है कि राज्य एक अत्यधिक महत्वपूर्ण संस्था है और यह एक ऐसी साझेदारी है जो सर्वांगीण होती है। राज्य के बारे में परिभाषाओं के क्रम में अब हम लोग आदर्शवादी विचारक हेगल के विचार देखेंगे। हेगल ने राज्य को एक नैतिक भाव का मूर्त रूप माना है। हेगल के अनुसार राज्य एक नैतिक भाव का मूर्त रूप है और हेगल ने राज्य को दैवीय स्वरूप दिया। इस संबंध में हेगल का यह कथन है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है और साथ ही साथ हेगल ने राज्य को सर्वशक्तिमान संस्था बताया है। मार्क्सवादियों ने यह माना है कि राज्य दरिद्रों के शोषण के लिए धनवानों का षड्यंत्र है। मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य दरिद्रों के शोषण के लिए धनवानों का षड्यंत्र है
इसी तरह ब्लंटसली ने राज्य के संबंध में अपनी एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी है। ब्लंटसली के अनुसार किसी निश्चित भूमि प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है। ब्लंटसली का यह कहना है कि किसी निश्चित भूमि प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, जो प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वह प्रोफेसर वुडरो विल्सन ने राज्य को परिभाषित करते हुए कहा है कि राज्य एक निश्चित प्रदेश के अंतर्गत नियम या विधि के द्वारा संगठित लोगों का समाज है। वुडरो विल्सन के अनुसार राज्य एक निश्चित प्रदेश के अंतर्गत नियम या विधि के द्वारा संगठित व्यक्तियों का समाज है। प्रोफेसर वुडरो विल्सन ही लोक प्रशासन के जनक हैं। हैरोल्ड लॉस्की, जो ब्रिटिश विचारक थे, उन्होंने राज्य को परिभाषित करते हुए लिखा है कि राज्य एक ऐसा प्रादेशिक समाज है जो शासन तंत्र एवं शासितों में विभक्त होता हुआ एक निश्चित भूमि क्षेत्र में अन्य सभी संस्थाओं से सर्वोच्च होने का दावा करता है। लास्की का यह कथन है कि राज्य एक ऐसा प्रादेशिक समाज है जो शासन तंत्र एवं शासितों में विभक्त होता हुआ एक निश्चित भूमि प्रदेश में अन्य सभी संस्थाओं से सर्वोच्च होने का दावा करता है। मुसोलिनी, जो इटली के फांसीवादी शासक थे, मुसोलिनी ने राज्य के बारे में लिखा है कि राज्य जनता की आत्मा और भावना है। राज्य ही व्यक्ति की नागरिकता प्रतिष्ठित करता है। और इन सबसे बढ़कर के मुसोलिनी ने राज्य को महिमा मंडित करते हुए लिखा है कि राज्य बिना कुछ नहीं, राज्य के प्रतिकूल कुछ नहीं और राज्य के आगे कुछ नहीं, अर्थात राज्य ही सर्वशक्तिमान है। मुसोलिनी ने राज्य के बारे में लिखा है कि राज्य बिना कुछ नहीं, राज्य के प्रतिकूल कुछ नहीं और राज्य के आगे कुछ नहीं। इसी प्रकार नाजीवादी शासक हिटलर, जिन्होंने ये दोनों सर्वसत्तावादी विचारक माने जाते हैं, मुसोलिनी और हिटलर जो जर्मनी के नाजीवादी शासक थे, उन्होंने राज्य के बारे में यह लिखा है कि राज्य लघुत्तम तथा महत्तम सत्ता का सिद्धांत है, अस्तु राज्य का अस्तित्व एक ऐसे नेता पर निर्भर करता है जिस पर जनता की अंध श्रद्धा हो। हिटलर ने लिखा है कि राज्य लघुत्तम और महत्तम सत्ता का सिद्धांत है, अस्तु राज्य का अस्तित्व एक ऐसे नेता पर निर्भर करता है जिस पर जनता की अंधश्रद्धा हो। और मार्क्सवादी विचारों को व्यावहारिक रूप देने का श्रेय लेनिन को प्राप्त है, जिन्होंने 1917 की रूसी क्रांति का सफल नेतृत्व किया था। लेनिन ने राज्य को दमन की विशेष अवस्था बतलाया है, अर्थात लेनिन का यह मानना है कि राज्य एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो है दमन होता है विशेष रूप से। वहीं जो ऊपर मार्क्सवादियों ने कहा है कि राज्य दरिद्रों के शोषण के लिए धनवानों का षड्यंत्र है, तो लेनिन भी मार्क्सवादी विचारक हैं और लेनिन का यह मानना है कि राज्य दमन की विशेष अवस्था है। राज्य की प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक परिभाषाओं को देखने के बाद हम लोग उन परिभाषाओं को देखेंगे जो वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान में राज्य की सर्वाधिक मान्य परिभाषाओं के रूप में स्वीकार की जाती हैं। और ये परिभाषाएं गिलक्राइस्ट और गार्नर द्वारा दी गई हैं। गिलक्राइस्ट ने राज्य को परिभाषित करते हुए लिखा है कि राज्य उसे कहते हैं जहां कुछ लोग एक निश्चित प्रदेश में एक सरकार के अधीन संगठित होते हैं। यह सरकार आंतरिक मामलों में
अपनी जनता की संप्रभुता को प्रकट करती है और बाहरी मामलों में अन्य सरकारों से स्वतंत्र होती है। गिलक्राइस्ट ने राज्य को परिभाषित करते हुए लिखा है कि राज्य उसे कहते हैं जहां कुछ लोग एक निश्चित प्रदेश में एक निश्चित सरकार के अधीन संगठित होते हैं। यह सरकार आंतरिक मामलों में जनता की संप्रभुता को प्रकट करती है और बाहरी मामलों में अन्य सरकारों से स्वतंत्र होती है। इसी प्रकार गार्नर ने राज्य को परिभाषित करते हुए यह लिखा है कि राज्य व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो न्यूनाधिक एक निश्चित भूभाग में रहता है तथा बाह्य नियंत्रण से लगभग पूर्णतः मुक्त होता है और जिसका अपना एक शासन तंत्र है। इस शासन तंत्र के प्रति सभी निवासियों में स्वभावतः आज्ञा पालन की प्रवृत्ति की भावना होती है। डॉक्टर गार्नर ने राज्य को परिभाषित करते हुए लिखा है कि राज्य व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो न्यूनाधिक एक निश्चित भूभाग में रहता है तथा बाह्य नियंत्रण से लगभग पूर्णतः मुक्त होता है और जिसका अपना एक शासन तंत्र होता है। इस शासन तंत्र के प्रति सभी निवासियों में स्वभावतः आज्ञा पालन की भावना होती है। गिलक्राइस्ट गार्नर की ये परिभाषाएं वर्तमान समय में राज्य की सर्वाधिक मान्य परिभाषाओं के रूप में स्वीकार की जाती हैं। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि इनमें राज्य के जो 4 तत्व स्वीकार किए जाते हैं, पहला जनसंख्या, दूसरा निश्चित भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा प्रभुसत्ता, ये चारों ही तत्व जो है इन परिभाषाओं में शामिल हैं। इस प्रकार हमें देखते हैं कि राज्य की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग दी गई हैं और इसका मुख्य कारण यह है कि जिन विद्वानों ने राज्य को परिभाषित करने का प्रयास किया है उनके राजनीतिक विचार, उनकी विचारधाराएं भिन्न भिन्न है। जहां पर आदर्शवादी चिंतकों ने राज्य को भिन्न रूप में परिभाषित किया है और हीगल ने राज्य को सर्वशक्तिमान संस्था बताया है, राज्य को जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण बताया है। वहीं पर व्यक्तिवादी विचारकों ने राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में चिन्हित करते हुए राज्य की सीमाएं बांधने का प्रयास किया है, राज्य की शक्तियों को सीमित करने का प्रयास किया है ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रह सके। धन्यवाद।